Good afternoon, everyone. So, today we'll start a new chapter, that is chapter 14. Interest rate risk. बेसिकली इसमें थ्योरी ज्यादा है, बट जब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क लिया तो मैंने कहा साथ के साथ इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ले लेते हैं. इंटरेस्ट रेट रिस्क जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, जो फाइनेंस मैनेज करते हैं, वो हमेशा एक रिस्क फेस करते हैं और वो रिस्क होती है इंटरेस्ट रेट में चेंज हो जाने की. कारण lack of certainty about the amount, टाइमिंग, कब आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, कितना जाएगा, कब जाएगा, कितना जाएगा, टाइमिंग की, अमाउंट की, पेमेंट की, रिसिप्ट की. अब दोस्तों, वो जो बोरोइंग करते हैं वो बेसिकली या तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी आप अगर किसी कंपनी में सीएफओ हैं तो आप पैसा जो लाते हो बॉन्ड से ले आते हो, तो बॉन्ड पे फिक्स रेट होती है. टाइम भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 साल. बट एक बात है, आपने बॉन्ड इशू करे, पैसा रेज कर लिया, अब आपको इंटरेस्ट देना है. अब अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़े या घटे, ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर है. अगर फ्यूचर में रेट बढ़ रही है तो आपको टेंशन नहीं है, आप बोलोगे अच्छा हुआ मैंने पैसा टाइम पे ले लिया, मेरे को तो फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देना है. टेंशन उन इन्वेस्टर की है जिन्होंने बॉन्ड में पैसा लगाया. तो बेसिकली अगर आप एक कंपनी, हम कंपनी के एस्पेक्ट से बात करेंगे, एक कंपनी जब फिक्स रेट के डेब्ट क्रिएट करती है तो उसका एक्सपोजर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट गिरने पर होता है, बढ़ने पे नहीं होता. कंपनी विल बी एक्सपोज टू फॉलिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट. कब? अगर उसने फिक्स रेट पर बॉन्ड लिए हैं तो. सचिन दोहरा दो मैंने क्या बोला. सचिन प्लीज रिपीट व्हाट आई स्टेटेड. सचिन आर यू देयर? नो. महक, यस महक, सर। मैंने अभी बोरोइंग फिक्स रेट वाली जो समझाई, प्लीज रिपीट. महक, अगर आप फिक्स रेट पर बोरोइंग कर रहे हो तो क्या होगा? आप कंपनी हो, क्या होगा? राधा, आप समझा दो. सर अगर फ्यूचर में फिर रेट्स बढ़े तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि अपन फिक्स रेट पे बोरो किया है? अगर फ्यूचर में कोई, आज आपने 8% पर बॉन्ड इशू कर दी है, कुछ समय बाद रेटें बढ़ गई 9, तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं. आपका एक्सपोजर हुआ ही नहीं, आप तो 8 में खुश हो. लेकिन अगर फ्यूचर में रेटें
गिर गई, 7 हो गई, तो भी आपको 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। यानी बाजार में पैसा सस्ता मिल रहा है लेकिन आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो कभी भी आप अगर बोरोइंग करते हैं फिक्स रेट पर, तो आपका जो एक्सपोजर हो जाता है वो फॉलिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट का होता है, कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट अगर गिर गई तो आप एक्सपोज हो जाते हो। इज इट ओके राधा? यस सर। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रेट पॉसिबली थ्रू बैंक लोन। देखो, हम जब बॉन्ड इशू करके लाएंगे तो फिक्स रेट पे लाएंगे, लेकिन बैंक से जब अपन कोई बोरोइंग करेंगे तो वो फ्लोटिंग रेट होगी। अब फ्लोटिंग रेट मतलब रेट ऊपर नीचे होती रहेगी। जैसे जैसे हमारी बेस रेट ऊपर नीचे होगी, बैंक भी अपनी रेट ऊपर नीचे करता रहेगा। जैसे अभी आपने सुना, अभी सभी बैंकों ने अपनी रेटें घटाई हैं लोन की, कारण आरबीआई ने रेटें रिड्यूस कर दी। तो जैसे फिक्स रेट के अंदर फॉलिंग इंटरेस्ट रेट का एक्सपोजर होता है, फ्लोटिंग रेट में राइजिंग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट का एक्सपोजर होता है। कि आपने जब ली और रेट बढ़ गई तो आपको ज्यादा रेट से पैसा देना पड़ेगा। आपने 8% पे ली फ्लोटिंग रेट, आगे 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया तो अब आपकी 8.5 हो जाएगी रेट। यही अगर फिक्स रेट से लेते तो नुकसान नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता अगर रेटें बढ़ जाती तो इन इससे हमको ये पता लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी रेटें बढ़ने वाली है तो फिक्स रेट ले लो, और आपको लगता है कि रेटें घटने वाली है तो फ्लोटिंग रेट ले लो। इन केस इफ यू थिंक दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, आने वाले फ्यूचर में ब्याज की दरें बढ़ने वाली हैं, तो आप बोरोइंग जब करो तो फिक्स रेट से करो। ऐसा मैं कह रहा हूं आपको, अगर नहीं करोगे तो आपका एक्सपोजर हो जाएगा। और रेटें घटने की उम्मीद है तो फ्लोटिंग रेट ले लो, वरना आपका एक्सपोजर हो जाएगा अगर रेटें बढ़ गई तो। सो it may appear that a company that has size matched assets and liability, size matched asset and liability, भाई ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के पास एसेट्स भी होंगी, लाइबिलिटीज भी होंगी, उसको पेमेंट आएंगे भी, पेमेंट जाएंगे भी। तो बोले यार बेसिकली थोड़ा आगे पीछे कर लो तो उसका कोई इंटरेस्ट रेट का एक्सपोजर होता नहीं है। कहीं पर पैसा आने वाला होगा, कहीं पर पैसा जाने वाला होगा, तो अल्टीमेटली मोर और लेस कहीं ब्याज का नुकसान होगा तो दूसरी जगह फायदा होगा, एक जगह नुकसान होगा दूसरी जगह फायदा, दूसरी जगह नुकसान तो पहली जगह फायदा, ऐसा चलता रहेगा। बोले अगर उसकी एसेट और लाइबिलिटी मैच्ड है, रिसीवेबल है, पेबल है, बोरोइंग है, डिपॉजिट्स हैं, तो बोले उसको कहां है इंटरेस्ट रेट का एक्सपोजर। बट ऐसा होता नहीं है, कारण उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिस रिस्क पढ़ाता हूं। रिस्क that the investment which should in theory not in practical life,
offset each other in terms of changing value, do not do so perfectly. यानी एसेट्स और लाइबिलिटी, बोले अल्टीमेटली वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिस्क को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। कारण आपकी जो फ्लोटिंग रेट्स हैं उनके लिए बेसिस अलग अलग हो। एक बेस रेट में सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट को बेस लिया बट दूसरे में नहीं लिया, यानी ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो बोरोइंग आपने करी उसमें जो फ्लोटिंग रेट है उसमें वो जो लोन आपको दें फ्लोटिंग रेट में वो बेस रेट प्लस 2.5%, 2.45% जो भी रेट है ऐसा कुछ बना के दें। यानी सेंट्रल बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको अपन रेपो रेट बोलते हैं, रेपो रिवर्स रेपो इंडिया में, अगर दोनों का बेसिस अलग अलग है तो आपको हमेशा रिस्क बनी रहेगी। दिस मेक्स इट अनलाइकली, तो ऐसा होगा नहीं, जो दोनों फ्लोटिंग रेट है ऐसा कभी होगा थोड़ा ना, विल मूव परफेक्टली इन लाइन विथ ईच अदर। As one rate increase, the other rate might change by a different amount or might change later, and therefore the business will see unanticipated gain and losses of interest. आप तो छोड़ो ना, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं। एक बैंक की पॉलिसी है कि जब आपको लोन देता है तो कहता है कि हम, अगर आरबीआई ने बेस रेट चेंज करी कभी भी, तो हम अगले क्वार्टर में रेट चेंज करेंगे, और एक बैंक कहता है हम अगले महीने में कर देंगे। थोड़ा सा भी नॉलेज हो समझना, जब आपको बैंक से आप लोन लेते हो तो बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर देता है। बैंक जब वो सैंक्शन लेटर देता है ना तो उसमें लिखता है, वो आपको उसमें साफ लिखता है कि हम हमारी रेट में चेंजेस क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे अगर सेंट्रल बैंक की रेट में चेंज आता है तो। दूसरा बैंक मंथली कर रहा है, वो कह रहा है मंथ में अगर चेंज आ गया तो हम अगले महीने में चेंज कर देंगे, बिल्कुल ऐसा अलाउड होता है और ये करते हैं ये लोग। लोन लेते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा इन एडिशन, company face the risk that interest rate might change between the point when the company identify the need to borrow or invest। यानी मैंने देखा कि मुझे पैसे की जरूरत है, जिस दिन मेरे को जरूरत है वो मैंने हिसाब निकाला कि यार मुझे आज से 1.5 महीने बाद पैसे की जरूरत है, तो मैं जो भी कंप्यूटेशन करूंगा मैं तो यही रेट मान के चल रहा हूं आज वाली। लेकिन जब एक्चुअल में बोरिंग लेने गया उस समय रेट क्या आएगी, चेंज हो सकती है ना। सेम कहानी, मैं इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ कि 1 महीने बाद इन्वेस्ट करूंगा, जब एक्चुअल में आज की रेट और इन्वेस्टमेंट की डेट, यानी समझ लो बात को, द पॉइंट व्हेन द कंपनी आइडेंटिफाई द नीड टू बोरो और इन्वेस्ट एंड द एक्चुअल डेट व्हेन दे एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन। तो जनरली जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो रिस्क रिस्क एवर्स होते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते जनरली। सो दे विल लुक फॉर टेक्निक टू मैनेज एंड रिड्यूस दीज रिस्क, इसलिए वो इन सब रिस्क को कम करना चाहते हैं।
समझिए, इंटरेस्ट रेट का एक्सपोजर, इंटरेस्ट रेट रिस्क रेफर टू द रिस्क ऑफ एन एडवर्स मूवमेंट। बच्चों, एडवर्स का मतलब क्या है? आपने लोन लिया और रेटें बढ़ गई, आपने डिपॉजिट किया, रेटें घट गई, तो अल्टीमेटली कंपनी के नेट कैश फ्लो में फर्क आएगा। लोन लिया, रेटें बढ़ गई, कैश फ्लो बढ़ जाएगा। डिपॉजिट किया, रेटें घट गई, कैश फ्लो कम हो जाएगा। सो नाउ माय क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्स इंटरेस्ट रेट मूवमेंट? मिहिर। सर हम जब लोन लेंगे तो अगर रेट्स बढ़ गई तो फिर हमारा कैश आउटफ्लो बढ़ जाएगा, और अगर हमने डिपॉजिट किया और अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर गई तो फिर कैश इनफ्लो कम हो जाएगा। वेरी गुड। अब बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 13 पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी वाला। करेंसी की एक्सचेंज रेट तो पल पल बदलती है, मैंने कहा था आपको। लेकिन इंटरेस्ट रेट ऐसा नहीं होता, इसलिए चैप्टर कंपैरेटिवली आसान है। थ्योरी पार्ट ज्यादा है इसके अंदर, बट आपको समझ में आएगा अच्छे से। कंपेयर्ड टू करेंसी एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट डू नॉट चेंज कंटिन्यूअली। बोले अगर अपन करेंसी एक्सचेंज रेट से बात करें, कंपेयर करें, तो इंटरेस्ट रेट्स लगातार नहीं बदलती। करेंसी एक्सचेंज रेट डेली बेसिस पे बदलती है, रोजाना बदलती रहती है। इंटरेस्ट रेट हफ्ता, 15 दिन, महीना, 2 महीना स्टेबल रहती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आता है वो सब्सटेंशियल आता है। यानी हमारे इंडिया में बताऊं आपको, मैं एकदम जब रेटें चेंज होती है तो कम से कम 25 बेसिस पॉइंट, यानी 0.25% का चेंज आता है मिनिमम या मैक्सिमम। सॉरी, मिनिमम मतलब 25 बेसिस पॉइंट, या तो कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, और 25 का 50 भी कर सकते हैं। बट हाँ, 25 तो कम से कम, यानी 25 से कम 20 नहीं बोलेंगे, 20 बेसिस पॉइंट नहीं होती। यानी द मूवमेंट विल बी 25 बेसिस पॉइंट आइदर अपवर्ड और ऑन द लोअर साइड। आरबीआई जो रेटें बढ़ाता है, घटाता है, वो 25 बेसिस पॉइंट कम से कम, 25 की जगह 50 भी कर सकता है, 75 भी कर सकता है, 25-25 के मल्टीपल में जाता है। इसलिए मैंने कहा चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट कैन बी सब्सटेंशियल। अभी आपको मालूम है, लास्ट मंथ करी थी 25 बेसिस पॉइंट, इस महीने 50 बेसिस पॉइंट, यानी पिछले 2 महीने में 75 बेसिस पॉइंट, यानी 0.75% रेट कम हो गई। यानी 9% से गिरा के, मान लो 9 है तो 9 से गिरा के 8.25 हो गई। तो बेसिकली जो फाइनेंस मैनेजर है, जो कि एक्चुअल में उसको रिस्क हो जाती है पैसा लाने की, तो जो कॉर्पोरेट ट्रेजरर है यानी फाइनेंशियल मैनेजर, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट की रिस्क का जो एक्सपोजर हुआ है उसको रिड्यूस करे या हेज करे, यानी या तो बिल्कुल ही खत्म कर दे या कम कर दे। अब आती है गैप, गैप एक्सपोजर। बोले कि एक फर्म इंटरेस्ट रेट की रिस्क के लिए कितनी एक्सपोज है, इसके लिए हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि गैप कितना है। अब आप बोलोगे गैप कितना है? बोले जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स के रियलाइजेशन की मैच्योरिटी डेट, लाइबिलिटी के पेमेंट की मैच्योरिटी डेट। वर्ड रिपीट कर रहा हूं, एसेट्स के रियलाइजेशन की मैच्योरिटी डेट, लाइबिलिटी के पेमेंट की मैच्योरिटी डेट।
ये हमें स्टडी करना पड़ता है। तो गैप एक्सपोजर क्या है? ये वो डिग्री है, द डिग्री टू विच अ फर्म इज एक्सपोज टू इंटरेस्ट रेट रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू गैप एनालिसिस। दिस यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर एसेट एंड लाइबिलिटी दैट आर अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट चेंजेस। यानी वो एसेट, वो लाइबिलिटियां जो इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट होती हैं, उनको हम अलग से कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं, और फिर उनकी मैच्योरिटी डेट के हिसाब से उनको अलग अलग 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पेमेंट आने वाले हैं, पेमेंट जाने वाले हैं, ये सब अपन अलग से क्लासिफाई कर लेते हैं। अब जरा समझना, गैप या तो नेगेटिव गैप कहलाता है या पॉजिटिव गैप कहलाता है। नेगेटिव गैप कब अकर होता है? जब वो लाइबिलिटियां जो इंटरेस्ट सेंसिटिव है, बच्चों इंटरेस्ट सेंसिटिव मतलब जिन पे हमारा पैसा लगा हुआ है, हमने ले रखे हैं लोन वगैरह, इंटरेस्ट सेंसिटिव। तो नेगेटिव गैप कब होगा? जब इंटरेस्ट सेंसिटिव लाइबिलिटी जो मैच्योर होने वाली है एक सर्टेन टाइम में, वो ज्यादा हो अगर इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट से उसी टाइम में। यानी एक बात बताऊं, 2 महीने का टाइम, 2 महीने में कुछ लाइबिलिटीज मेरी मैच्योर होने वाली हैं, उन्हीं 2 महीने में मेरी कुछ एसेट्स भी मैच्योर होने वाली। अच्छा, यहां पर मैं जिन भी एसेट और जिनकी लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं वो सब इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट लाइबिलिटी है, यानी जिन पर ब्याज लग रहा है या ब्याज मिल रहा है। लाइबिलिटीज पर ब्याज लग रहा है, एसेट पर ब्याज मिल रहा है। तो बच्चों इसमें हमको एक्सपोजर हो जाता है, नेट एक्सपोजर। मान लो मेरी लाइबिलिटी है 100, एसेट है 80, तो 20 का जो एक्सपोजर है उसके लिए मैं एक्सपोज हो जाऊंगा अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो गई तो। ऑब्वियस सी बात है, आराम से तसल्ली से पढ़ो। दिस रिजल्ट इन अ नेट एक्सपोजर इफ इंटरेस्ट रेट राइज बाय द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसको नेगेटिव गैप बोलते हैं। यानी 2 महीने में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो मुझे नुकसान हो जाएगा, इसे नेगेटिव गैप कहते हैं। चलिए, नेगेटिव गैप को एक्सप्लेन करेंगी वैदेही। वैदेही, चलो भाविक करेंगे, भाविक। भाविक, हाँ सर। प्लीज एक्सप्लेन नेगेटिव गैप। तो सब जब लाइबिलिटी असेट से ज्यादा मैच्योर हो रही हो तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा आ रहा है, रेदर देन जितना हमको मिलेगा उससे ज्यादा हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मैच्योर हो रही है लाइबिलिटी मोर, तो नेगेटिव गैप आ जाता है उसके कारण। मजा नहीं आया। दिव्यांश, दिव्यांश। भाविक आपने कोशिश करी बट उतना मजेदार नहीं आया यार। जैनी, विल यू प्लीज एक्सप्लेन नेगेटिव गैप? यस सर। सर नेगेटिव प्लीज। गैप तब अकर होता है जब इंटरेस्ट सेंसिटिव लाइबिलिटीज और इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट दोनों साथ में मैच्योर हो रही होती है, बट हमारे नहीं, फिर आई रिपीट, दोनों साथ में मैच्योर हो रही होती नहीं है, जो दोनों साथ में मैच्योर होंगी, यस जो सर, एस जो जो लाइबिलिटियां, जो एसेट सेम टाइम में मैच्योर होने वाली हैं,
जिन पे इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट सेंसिटिव हैं, और अगर लाइबिलिटियां ज्यादा हैं एसेट से, उस केस में हमारा नेट एक्सपोजर हो जाता है। वो भी कब? अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो तो, वरना नहीं होगा। अब समझाओ, वापस वापस समझाओ। सर नेगेटिव गैप कब अकर होता है? जब इंटरेस्ट सेंसिटिव लाइबिलिटीज और इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट साथ में मेच्योर होते हैं, और उसी टाइम पे हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो राइज होती है और हमारी लाइबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से नेगेटिव गैप क्रिएट होता है। इसलिए हमारा एक्सपोजर हो जाता है इंटरेस्ट रेट, राइट, इंटरेस्ट रेट्स का, यस और हमको रिस्क आ जाती है। यस सर। पॉजिटिव गैप, पॉजिटिव गैप, सचिन गुप्ता। यस सर। समझाओ पॉजिटिव गैप को सर बिना पॉजिटिव पढ़े। गैप, सर पॉजिटिव गैप तब अकर होता है जब इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट जो होते हैं वो इंटरेस्ट सेंसिटिव लाइबिलिटी से ज्यादा होती है, और सर जब इंटरेस्ट रेट अपना कम होगा तब जाके हमको एक्सपोजर होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट सचिन, वेरी गुड। यानी आपने पॉजिटिव गैप को समझ लिया, जस्ट इसका रिवर्स नेगेटिव गैप का। यानी एक सेम टाइम पर जो मेरी इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट्स हैं वो ज्यादा हो जाएं इंटरेस्ट सेंसिटिव लाइबिलिटी से, तो उस केस में हमारा एक्सपोजर हो जाएगा किस चीज का? इंटरेस्ट रेट फॉल होने पर। ठीक है, सो नेगेटिव गैप क्लियर, पॉजिटिव गैप क्लियर, गैप एक्सपोजर क्लियर। अब बच्चों मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं इंटरेस्ट रेट रिस्क के। चलो, महक, दो महक हैं इधर, एक है या दो है महक? महक खान एंड महक सेठ। मैं महक खान से पूछ रहा हूं। यस महक, पहला एग्जांपल पढ़ दो। नहीं है। महक सेठ, आप पढ़ दो। Yes, sir. A company might borrow at a variable rate of interest with interest payable every 6 months and the amount of the interest charged each time varying according to whether short-term interest rates have risen or fallen since the previous payment. समझाओ। सर एक जो कंपनी है वो अगर वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बोरो करती है, यानी लोन लेती है और लोन पर वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि फ्लोटिंग रेट है, यस सर, और वो इंटरेस्ट हर 6 महीने में पे करती है। और जो अमाउंट जो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट को वो वेरी करता है किसके ऊपर कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो हमारा है वो बढ़ गया है या फिर कम हो गया है बिल्कुल सिंस द सही बात है प्रीवियस पेमेंट। भाई, हमें हर 6 महीने में पेमेंट देना है। अब अगर हमारी रेटें बढ़ गई तो हमें बढ़ा हुआ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रेटें घट गई तो कम देना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। तो एच एस सच अगर बात करें, रेटें बढ़ गई तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, कम हो गई तो कम पे करना पड़ रहा है। कम पे करना है, अब बात समझना जरा, ये वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल यानी फ्लेक्सिबल रेट्स है, फ्लक्चुएटिंग रेट है। देखो वर्ड बहुत सारे आएंगे, फ्लेक्सिबल, फ्लक्चुएटिंग, और सबसे बेटर वर्ड होगा फ्लोटिंग, राइट? यस सर। चलिए, तो आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क का एक्सपोजर हो गया। सेकंड, ये सारे एग्जांपल एक एक करके। नाउ जिया चौधरी,
यस प्लीज। जी आर यू देयर? नो। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ये बच्चे क्या अपना मीटिंग ज्वाइन कर कर सो जाते हैं क्या? चलो मैं ही पढ़ देता हूं, तब टाइम वेस्ट कराएं, वरना बाकी बच्चों का कोई मतलब नहीं है। सम कंपनी बोरो बाय इशूइंग बॉन्ड। समझ गए? कुछ कंपनियां बॉन्ड इशू करके पैसा लेती हैं। अगर कंपनी फोर्सी यानी देख रही है, उसको ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में उसे पैसा बॉन्ड के थ्रू बोरो करना होगा, फ्यूचर में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। अब मेरी बात को समझिएगा। जिस दिन वो ये सोच रही है कि मुझे पैसा बोरो करना पड़ेगा, आप सोचना, जरा समझना प्रैक्टिकली, उस दिन वो सारी कैलकुलेशन करेगी कि ये पैसा लाएंगे, इस रेट पर लाएंगे, ये ब्याज लगेगा, ये कुछ होगा, तभी तो जाके पूरे प्रोजेक्ट को चेक करेगी वो, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, कि बॉन्ड से पैसा रेज करके लाएंगे। बट आज रेट चल रही है 5% और उसको लग रहा है कि फ्यूचर में रेट हो जाएगी 5 से 5.5, तो जब तक वो बॉन्ड इशू नहीं कर देगी, तब तक उसका तो एक्सपोजर हो गया ना भैया। हाँ, बॉन्ड का मतलब फिक्स रेट। तो अब अगर मान लो जिस दिन उसने सोचा बॉन्ड इशू करने का और जिस दिन बॉन्ड इशू करा, उस बीच में 3 महीने निकल गए और 3 महीने में रेटें 5 से 6 हो गई, तो उसे 6% पे वो बॉन्ड इशू करने पड़ जाएंगे, वरना कोई पैसा लगाने ही नहीं आएगा। बॉन्ड में पैसा लगाने वाले कौन होंगे? मार्केट में जब आप मनी मार्केट में जाओगे तो बॉन्ड से पैसा रेज करोगे, तो मार्केट में रेटें बढ़ चुकी हैं, तो अब कोई आपके बॉन्ड लेगा ही नहीं अगर आप 5 पे इशू करोगे तो। हाँ या ना? क्यों, मैं सही बोल रहा हूं ना? यस सर। चल अगला एग्जाम्पल तू ही पढ़ दे बेटा। हाँ सर। Some companies also budget to receive large amounts of cash and so budget large temporary cash surpluses that can be invested short term. Income from those temporary investments will depend on what the interest rate happens to be when the money is available for depositing. समझा दो सबको। समझाओ, आप समझाओ। सर इसका मीर, मतलब ये है कि मतलब जिन कंपनीज का बजट होता है कि उनको फ्यूचर में मतलब ज़्यादा कैश मिलने वाला है, तो वो वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट मतलब उनके अकॉर्डिंग सही रहेगा। नहीं नहीं, वो नहीं। आप समझो, जिन कंपनीज को एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रिसीव होने वाला है, तो वो क्या करती है, उसमें से कुछ जो लार्ज अमाउंट आया उसमें से कुछ टेम्परेरी जो कैश लार्ज है, बाकी तो यूज हो जाएगा, टेम्परेरी जो उसके पास सरप्लस लार्ज अमाउंट है, जो सरप्लस है, उसको वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकती है, करती है, कर सकती है और करती भी है। अब वो जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है भाई, जब तक वो कैश की नीड नहीं आएगी तब तक वो इन्वेस्ट करके रखेगी। ये अपन कैश मैनेजमेंट करके टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट जो है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास पैसा डिपॉजिट के लिए अवेलेबल कब हो रहा है। भाई आपने कहा आने वाले 3 महीने में मेरे पास 60,000 कैश आने वाला है,
जो मेरी एवरेज रिक्वायरमेंट से 20,000 ज्यादा है, यानी मुझे 40 का ही चाहिए होता है बट 60 आ रहा है। तो जो 20,000 एक्स्ट्रा आ रहा है वो जिस दिन आएगा सरप्लस, जिस दिन अवेलेबल होगा, उस दिन जो इंटरेस्ट की रेट चल रही होगी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट पर, वही रेट आपको मिलेगी ना। तो आप जब बजटिंग करते हैं बच्चों, अब आपको बताएं, हम जब चैप्टर 2 से चैप्टर 6 पढ़ते थे तो हम क्या मान लेते हैं, इतना इंटरेस्ट जाएगा। और पढ़ेंगे जब, यानी कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम मान लेते हैं ये इंटरेस्ट जाएगा, ये सब कुछ जाएगा, लेकिन वास्तविकता में जब एक्चुअल पीरियड आता है तो इंटरेस्ट रेट कुछ और हो जाती है, या आएगा इंटरेस्ट रेट कुछ और मिलती है। नेक्स्ट, अब बोरोइंग की बात तो हो गई। पहली थी टेम्प शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे शॉर्ट टर्म लाते हैं, फिक्स रेट पर लॉन्ग टर्म लाते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल बॉन्ड वाला। तीसरा वाला हमने कह दिया सरप्लस कैश को हम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। चौथा, कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे जो होते हैं उन पर हमको वेरिएबल रेट मिलती है। जैसे हम शॉर्ट टर्म से पैसा लाते हैं, हम शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते भी हैं। जैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिए। कहां पे? ट्रेजरी बिल्स में। ट्रेजरी बिल्स मतलब जो गवर्नमेंट बिल इशू करती है, वो टेम्पररी, महीने 2 महीने 15 दिन के लिए होते हैं, तो उस पर रिस्क होती है। तो बात समझना, पहले हमने एग्जांपल लिए थे पैसा, पहले 2 एग्जांपल लिए थे, एक शॉर्ट टर्म का, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। फिर हमने सरप्लस कैश का लिया। चौथा और पांचवा एग्जांपल, एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सम कंपनीज होल्ड इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल बॉन्ड, आइदर गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड, यानी लंबे समय के लिए। तो उसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट में जो मूवमेंट आता है उसके कारण इंटरेस्ट में चेंज आता है और आपकी रिस्क हो जाती है। तो कुछ नहीं, मैंने जो पढ़ाया था उसी के कुछ एग्जांपल लिए। फिक्स रेट और फ्लक्चुएटिंग रेट वाला देखो, बात को समझो। लाइबिलिटी, एसेट। एसेट मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म किया है तो बॉन्ड्स वगैरह में किया होगा, शॉर्ट टर्म किया है तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में किया होगा, ट्रेजरी बिल में किया होगा, बैंक डिपॉजिट्स में किया होगा। बोरोइंग शॉर्ट टर्म लिए तो फ्लेक्सिबल यानी फ्लोटिंग वाली ली होगी। बोरोइंग अगर लॉन्ग टर्म लिए तो बॉन्ड वगैरह इशू करा होगा। जनरली ऐसा ही होता है। आई होप समझ गए सारू एग्जाम्पल। और एक सरप्लस का ले लिया अपन ने। सो इंटरेस्ट रेट की रिस्क सिग्निफिकेंट हो सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैन बी सिग्निफिकेंट। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट अ कंपनी वांट टू बोरो $10 million फॉर 1 ईयर। $10 million 1 साल के लिए चाहिए, लेकिन वो पैसा अभी नहीं, 3 सप्ताह बाद चाहिए। अगर वो मनी 3 सप्ताह बाद चाहिए और वो आज ही ले ले तो जबरदस्ती 3 सप्ताह का ब्याज लग जाएगा। लेकिन अगर उसी 3 सप्ताह में रेटें बढ़ गई तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा लगना चालू हो जाएगी। हाँ या ना? यस सर। भाई 3 सप्ताह बाद आपको 10 मिलियन चाहिए और आपने पैसा आज ही ले लिया तो आपको 3 सप्ताह की क्या देनी पड़ जाएगी? ब्याज देना पड़ जाएगा। तो जबरदस्ती दिया, पैसा तो काम में आया नहीं। यही अगर 3 सप्ताह तक आपने बोरो नहीं करा और उस बीच रेटें बढ़ गई तो अब आपको मान लो रेट अगर
5% थी तो अब 5.25% पे मिलेगा। बच्चों अगेन रिपीट करता हूं, 25 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.25%, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। ठीक है, तो हमारा तो अगर हमने 3 महीने तक पैसा नहीं लिया और रेट बढ़ गई 25 बेसिस पॉइंट, तो हमको तो पूरे एक साल में $25,000 का इंटरेस्ट, $25,000 का इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा अगर नहीं लिया लोन तो। अब क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होती क्यों है? व्हाई इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट? इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, यील्ड कर्व। बोले इंटरेस्ट रेट यील्ड कर्व के कारण, अब ये यील्ड कर्व 3 तरह के होते हैं, वो कैसे होते हैं अपन पढ़ेंगे अभी। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होती है यील्ड कर्व के कारण। यील्ड कर्व के कारण इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होती है। दो सो द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट रेफर टू द वे इन विच द यील्ड ऑफ अ डेब्ट सिक्योरिटी। बच्चों यील्ड मतलब रिटर्न, और बॉन्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द सिक्योरिटी। बिल्कुल सही, दैट इज टू द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर द बोरिंग विल बी रीपेड। बच्चों डेब्ट सिक्योरिटी यानी आप पैसा ले लेने वाले हो, बॉन्ड इशू करके, डेब्ट इशू करके। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप जो बॉन्ड इशू कर रहे हो उसका समय कितना है। 5 साल वाले हैं, 4 साल वाले हैं, 10 साल वाले हैं, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट का जो स्ट्रक्चर, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट, टर्म स्ट्रक्चर वर्ड समझो, टर्म मतलब समय। So the term structure of interest rate refer to the way in which the yield of a debt security or bond vary according to the term of the security. 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। सो यील्ड कर्व बेसिकली एक एनालिसिस है, किसके बीच में? एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड्स ऑन डेब्ट विथ डिफरेंट पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। 3 साल वाला, 5 साल की मैच्योरिटी वाला, 7 साल की मैच्योरिटी वाला। तो यील्ड कर्व बेसिकली क्या है? डेब्ट पर जो यील्ड बैठेगी, जिनके अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड है, 3 साल के मैच्योरिटी पीरियड वाला डेब्ट, 5 साल के डेब्ट मैच्योरिटी पीरियड वाला डेब्ट, 7 साल के मैच्योरिटी पीरियड वाला डेब्ट, सबका यील्ड अलग अलग बैठेगा। उसी का एनालिसिस करना, वही यील्ड कर्व कहलाता है। तो जो यील्ड कर्व होता है उसका कैसा भी शेप हो सकता है, पहली बात। और वो कैसे भी फ्लक्चुएट हो सकता है, अप भी डाउन भी, फॉर डिफरेंट मैच्योरिटीज। इस लाइन को बहुत अच्छे से आप समझ लो। यील्ड कर्व का शेप कैसा भी हो सकता है और वो फ्लक्चुएट ऊपर या नीचे हो सकता है डिफरेंट मैच्योरिटीज होने के कारण। 3 साल, 5 साल, 7 साल, उसके हिसाब से वो अप या डाउन हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा था, यील्ड कर्व के 3 तरह के शेप
जनरली पाए जाएंगे। टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व शेप। सबसे पहला नॉर्मल यील्ड कर्व। ये नॉर्मल यील्ड कर्व का शेप कैसा होता है और ये कब बनता है? लॉन्गर मैच्योरिटी बॉन्ड हैव अ हायर यील्ड कंपेयर विथ शॉर्ट टर्म बॉन्ड ड्यू टू रिस्क एसोसिएटेड विथ टाइम। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे 3 साल के लिए पैसा लूं, मैं आपसे 5 साल के लिए पैसा लूं, आप यील्ड किस में ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे? 3 साल वाले में, 5 साल वाले में? 5 साल वाले में। हाँ जी, 5 साल वाले में। बिल्कुल। जिसका टाइम ज्यादा होगा वहां पर आप यील्ड ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे और कंपनी को भी ज्यादा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिस्क टाइम के साथ एसोसिएट होगी। तो इसके अंदर जो शेप बनता है वो नॉर्मल यील्ड कर्व का बनता है, वो शेप भी बताएंगे आपको। दूसरा, इनवर्टेड यील्ड कर्व। ये यील्ड कर्व कब बनता है? आपकी जो शॉर्टर टर्म की यील्ड है वो ज्यादा हो जाती है लॉन्गर टर्म से। इसका मतलब रिसेशन आने वाला है। इनवर्टेड, उल्टा हो जाता है मामला। शॉर्ट टर्म यील्ड्स ज्यादा हो जाती हैं लॉन्गर टर्म से, और ऐसा अगर होता है तो मान के चलिए रिसेशन आने वाला है। तीसरा, फ्लैट और हम्प्ड। फ्लैट यील्ड कर्व, चाहे शॉर्टर हो चाहे लॉन्गर यील्ड हो, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। इसका यह मतलब है कि अब आपकी इकोनॉमी में ट्रांजिशन फेज चल रही है। इकोनॉमी में ट्रांजिशन हो रहा है। डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हो। तो दोस्तों, अब जो जवाब देना चाहे डायरेक्टली देना, मैं नाम नहीं बोलूंगा। इन्वर्टेड यील्ड कर्व कब बनेगा? जब शॉर्टर टर्म के यील्ड लॉन्गर टर्म से ज्यादा होंगे। इकोनॉमी में रिसर्च करनी हाँ बोलो बोलो, दूसरा बच्चा भी बोला क्या? इकोनॉमिक। रिसेशन आने वाला होगा इकोनॉमी में। यस, जब शॉर्ट टर्म यील्ड ज्यादा हो जाएंगी लॉन्गर टर्म से, तो ये एक इंडिकेशन है कि इकोनॉमिक में रिसेशन आने वाला है और इन्वर्टेड यील्ड कर्व बनेगा। नॉर्मल कर्व कब बनेगा? नॉर्मल यील्ड कर्व, एनी वन ऑफ यू? नॉर्मल यील्ड कर्व कब बनेगा? एनी वन ऑफ यू? तो जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का यील्ड ज्यादा रहेगा। लॉन्ग टर्म, जिनकी टर्म ज्यादा है, जिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की टर्म ज्यादा है उनका यील्ड ज्यादा रहेगा। यानी 5 साल वाले बॉन्ड और 7 साल वाले बॉन्ड, तो 7 साल वाले बॉन्ड का यील्ड ज्यादा होगा, और यहां पर यील्ड कर्व बिल्कुल नॉर्मल शेप बनाएगा। ठीक है। हम्ड कब बनेगा या फ्लैट कब होगा? सर, जब शॉर्टर टर्म और लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स दोनों का यील्ड बहुत क्लोज होगा ईच अदर से, और वो एक इंडिकेटर होगा कि हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग फेज से डेवलप्ड इकोनॉमी बनती है। हाँ, मतलब इकोनॉमी में ट्रांजिशन फेज चल रहा है। ट्रांजिशन समझ गया ना, बदलाव की स्थिति आ रही है, इकोनॉमी बदल रही है। जैसे हमारे भारत में भी ऐसा ही हो रहा है।
हम अभी ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यील्ड्स के अंदर। देखो जी, जो स्लोप होता है यील्ड कर्व का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड, यानी आपको कितना ब्याज मिल रहा है या आप दे रहे हो। यहां पर है टर्म्स टू मैच्योरिटी। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड ज्यादा, जितना ज्यादा उतना ही रिडम्पशन यील्ड ज्यादा। बट एक स्टेज पे आके वो देखो आप कांस्टेंट हो गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा टर्म हो जाती है उसके बाद। तो ये जो शेप बनता है वो नॉर्मल यील्ड कर्व कहलाता है, और ये अपवर्ड स्लोपिंग है। क्या है ये? तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट्स में फर्क आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर द गैप बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेट्स। ज्यादा स्लोप होना मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट्स में ज्यादा गैप होना। याद रहेगा? The greater the slope, the greater the gap between short-term and long-term rate. Analysis of term structure is normally carried out by examining risk-free security such as UK government stock. बच्चों, risk-free security, गवर्नमेंट के जो स्टॉक होते हैं जिनको अपन गिल्ट्स भी बोलते हैं, हमारे इंडिया में भी होते हैं इंडियन गवर्नमेंट स्टॉक्स, गिल्ट्स। Newspaper such as Financial Times shows the gross redemption yield, that is interest yield plus capital gain divided by loss to maturity, या सॉरी और लॉस टू मैच्योरिटी, अपन बाद में पढ़ेंगे। ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड ये बाद में पढ़ेंगे ना। तो डेली बेसिस पर आता है, बिल्कुल आता है। ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड एंड टाइम टू मैच्योरिटी ऑफ ईच यील्ड ऑन अ डेली बेसिस, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का। The return for each instrument is plotted on a graph where the y-axis represents the annual return and x represents the instrument remaining term to maturity. बोले y-axis पे तो क्या आता है? एनुअल रिटर्न आता है, और x-axis पर आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बची हुई टर्म कितनी है मैच्योरिटी की, वो। फिर आप उन पॉइंट्स को जो आपने प्लॉट करे हैं उसको आप ज्वाइन कर देते हो, उससे आपका यील्ड कर्व बन जाता है। बच्चों, कई बार यील्ड कर्व ऐसा भी बन जाता है। हमने कहा था कैन टेक एनी शेप। द रिडम्पशन यील्ड ऑन शॉर्ट is less than the redemption yield of medium and long, and there is a wiggle on the curve between 5 to 10 years. देखो, 5 साल, 10 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन 5 साल खट एकदम आप देख रहे हैं। ये देख रहे हो आप, ये 5 से एकदम 6 रेट, यानी रेट 5%, 6%, 7%, यानी शॉर्ट टर्म की रेटें एकदम बढ़ रही हैं। लेकिन एक समय बाद 5 से 10 साल तक तो एकदम से आपका, अच्छा ये जो आप ये लाइन ना, ये इसे किंक बोलते हैं, किंक। किंक समझते हो? अब देखो 5, 6, 7 गैप, तो यहां पर 0 से 5 में इतना से गैप क्यों होना? क्या जीता? जैसे देखो यहां पे 0, 5, ये जो गैप है
5, 10, ये गैप बराबर, 10, 15, यानी ये सारे गैप बराबर है, राइट, ये बराबर है। तो ये फिर 0 से 5, तो यहाँ 5 से 10 होना चाहिए ना, 6 क्यों हुआ? तो जो जो किंक लगता है, किंक इसलिए लगता है कि 1, 2, 3, 4 सब इसके अंदर आ गया, इसको किंक बोलते हैं। ऐसे यहां पर अगर मान लो ये 0 ईयर होता, फिर यहां अपन लिखते 15 साल, 20 साल, 15, 20, 25, 30, तो यहां पर भी किंक लगाते हैं। समझ गए? किंक, किंक के मतलब समाहित हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा जाकर। ये आपको इकोनॉमिक्स में आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, किंक। सो यील्ड कर्व का कोई भी शेप हो सकता है, ये हमने इसका एग्जांपल दे दिया। फ्लक्चुएट हो जाता है मैच्योरिटी के हिसाब से, अप डाउन कुछ भी। तो जनरली इसके 3 पैटर्न है। जनरली यील्ड कर्व फॉलो इनटू वन ऑफ द 3 टिपिकल पैटर्न्स। पहला नॉर्मल जो अपने पढ़ा, a normal yield curve is upward sloping so that the yield is higher on instrument with a longer remaining term to maturity. The higher yield compensates the investor for tying up capital for a longer period. Although the yield curve slope upward, the gradient of the curve is not steep. बच्चों स्टीप नहीं होता, घुमावदार होता है। A normal yield curve might be expected when interest rates are not expected to change or will rise gradually over time. कोई भी मुझे नॉर्मल यील्ड कर्व को पूरा समझा दो। राधा तुम समझा दो बेटा। राधा गायब हो गई। जैनी, यस सर। नॉर्मल यील्ड कर्व पूरा एक्सप्लेन कर दो। सर नॉर्मल यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमारा कैपिटल टाइड अप लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, उसमें हम लॉन्गर यील्ड मिलता है, हायर यील्ड मिलता है। और जहाँ पे हमारा कैपिटल लो इन्वेस्टेड होता है फॉर अ शॉर्टर टाइम, वहाँ पे यील्ड कम होता है कंपैरेटिवली एज लॉन्गर। और सर नॉर्मल यील्ड कर्व माइट बी एक्सपेक्टेड व्हेन द इंटरेस्ट रेट आर नॉट, मतलब सर अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो, क्योंकि देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वो उनकी जो रेट इंक्रीज होती है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होती या बहुत चेंज नहीं होती, इसीलिए वो कर्व में होता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे रेट बढ़ती है या बढ़ती नहीं है, यानी चेंज बहुत कम आता है या थोड़ा आता है, ग्रेजुअली, तब आपका ये कर्व शेप लेता है जो अपन ने अभी अभी शेप पढ़ा था, फर्स्ट वाला, प्रीवियस वन। विच वन? ये वाला। अगला इनवर्स। इनवर्स यील्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, so that yield is lower on instrument with a longer remaining term to maturity. जिनका longer remaining term to maturity है, उन पे yield lower हो जाती है, और बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, जैसे पहला वाला पढ़ा उसका जस्ट रिवर्स। तो inverse yield curve might be expected when interest rates are currently high but are expected to fall. Many analysts believe that this is indicative of an upcoming recession. यानी जो शेप है इसका उल्टा शेप हो जाएगा, जो ये यूं आ रहा है ये घूम के उल्टा हो जाएगा, ये यूं चला जाएगा, यूं चला जाएगा। कम साल में कम, और धीरे धीरे जितना ज्यादा साल उतना ज्यादा। सॉरी, यूं नहीं, यूं आएगा, यूं। ठीक है, सर कम साल में इनवर्स। ज्यादा रेट्स होंगे ना? हाँ जी, हाँ, कम साल सर में ज्यादा कम रेट, साल में ज्यादा रेट्स, तो वो मतलब बिल्कुल। यूं 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 आएगा, यूं यूं, हाँ सर ऐसे में आएगा, राइट। ऐसे आएगा, वो मेरे से गलत घूम गया, वो यूं आएगा ये। स्टीप अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, जब आपको इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड टू राइज है, तो यील्ड कर्व है वह स्टीप अपवर्ड स्लोप, एकदम से बढ़ेगा, with yield on longer term investment much higher than the yield on shorter dated investment, जो आपने अभी भी पढ़ा था, एकदम से बढ़ा था। फिर उसके बाद
कांस्टेंट हो गया था, स्टीप अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो 3 तरह के कर्व आपको मिलेंगे। अब ये जो यील्ड कर्व आपको मिलता है, बेसिकली वो बनाता कौन, बनता कैसे? बेसिकली ये ड्रॉ होता है फॉर बेंचमार्क इन्वेस्टमेंट्स। बच्चों, बेंचमार्क या तो वो रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, या वो ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां रिस्क कम से कम हो, उनको लेके बनाए जाते हैं यील्ड कर्व। So yield curve are usually drawn for benchmark investments that are either risk free, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, और लो रिस्क such as yield on interest rate swaps. However, they are representative of the slope of yield curve generally for all other financial instruments such as interbank lending rate and corporate bond yield. तो जनरली नॉर्मल कर्व ही निकल के आता है, निकल के कुछ भी आ सकता है, बट जनरली वो निकल के आता है। तो इंटरबैंक लैंडिंग रेट, कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड, इनको लेकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिस्क फ्री, इनको लेकर अपन ये यील्ड कर्व बनाते हैं। अब जो यील्ड कर्व का जो शेप आता है, वो 3 थ्योरीज एक साथ चलती हैं। यानी पहली थ्योरी समझना जरा, वो 3 थ्योरी क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, दूसरी एक्सपेक्टेशन थ्योरी, तीसरी मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। इन 3 वर्ड से आपको क्लैरिटी आ रही होगी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, आप अपने आप को इन्वेस्टर मानो, इन्वेस्टर हैव अ नेचुरल प्रेफरेंस फॉर मोर लिक्विड इन्वेस्टमेंट। आप क्या चाहोगे? कम से कम मैच्योरिटी वाला इन्वेस्टमेंट हो, यानी जो मुझे पैसे की जरूरत पड़े तो मैं हाथों हाथ लिक्विडेट करके पैसा रियलाइज कर लूं, ये मेरी एक जनरल मानसिकता ये होती है, हाँ या ना? यस सर। तो अगर मैं आपसे पैसा मांगूंगा कि 10 साल तक पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, तो इन्वेस्टर को आपको क्या करना पड़ेगा? कंपलसेट करना पड़ेगा। हाँ भरो ना। यस सर। तो जनरली आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो जिसमें लॉक इन होता है, मालूम कौन सा? वो कहते हैं कि आपको 5 साल तक पैसा निकालने की कोई मतलब राइट ही नहीं है, 5 साल तक पैसा आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसे आते हैं, हाँ ऐसे म्यूचुअल फंड आते हैं। तो आपने अपने इन्वेस्टर को 5 साल तक रोक दिया, इसका मतलब आप उसे ज्यादा कमा के दोगे, आपको उसको ज्यादा कंपनसेट करना पड़ेगा। क्या पहली थ्योरी समझ में आ गई आपको? हाँ भरो। यस सर। दूसरी एक्सपेक्टेशन, जैसे जैसे समय बीतता है इन्फ्लेशन तो आता ही आता है। हाँ या ना? The Yes, sir. normal upward sloping yield curve reflect the expectation that inflation level and therefore interest rate will increase in the future. यानी एक्सपेक्टेशन हमेशा यही रहती है कि इन्फ्लेशन आएगा। अरे गोल्ड का भाव बढ़ेगा, कभी किसी ने कहा कम होगा? शॉर्ट टर्म में भले कम हो जाए, लॉन्ग टर्म में तो हमेशा ही बोल रहे बढ़ेगा। और तीसरा और आखिरी मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। बच्चों ये मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी क्या है? मार्केट में अलग अलग सेगमेंट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाला मार्केट भी मिलेगा, एक लॉन्ग टर्म एंड वाला मार्केट भी मिलेगा, अलग अलग तरह के प्लेयर्स मिलेंगे। तो जो अलग अलग तरह के प्लेयर हैं वो आपको अलग अलग तरह का रेट इंटरेस्ट देंगे। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एक्सपेक्टेशन थ्योरी और मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी, ये सब मिलके तीनों मिलाकर
आपके यील्ड कर्व के शेप को डिसाइड करती है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। सो yield curve is therefore shaped according to the supply and demand of security within each maturity length। खत्म। तो yield curve का जो शेप होता है वो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से होता है सिक्योरिटी का। ईच मैच्योरिटी लेंथ 3 साल, 5 साल, 7 साल, 6 साल। खत्म। अब इन्हीं को वापस और डिटेल में पढ़ा रहा हूं। Investor have a natural preference for holding cash rather than other investment, even low risk ones such as government security. They therefore need to be compensated with higher yield for being deprived of their cash for a longer period of time. The normal shape of the curve as being upward sloping can be explained by liquidity preference theory। खत्म। The theory states that the shape of the yield curve vary according to investor expectation of future interest rate. A curve that rises steeply from left to right, left से right में इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर, और वो भी इन्फ्लेशन के कारण। सो there is more demand for short term security than long term, since investor expectation is that they will be able to secure high interest rate in future, so there is no point in buying long term asset now। जनरली क्या होता है, हमेशा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी डिमांड ज्यादा होगी लॉन्ग टर्म से, और expectation they will be able to secure higher interest rate in future, so there is no point in buying long term interest now। The price of short term asset will be bid up, the price of long term asset will fall, so the yield on short term and long term asset will consequently fall and rise। इसलिए yield गिरती बढ़ती रहती है। तो एक फॉलिंग yield कर्व जो होता है उसको आप इन्वर्टेड कर्व भी कहते हैं, ठीक। और ये मैंने बता दिया, जब इंटरेस्ट रेट गिरती है तो वो आता है, इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली बढ़ती नॉर्मल कर्व आता है, इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ती है तो नॉर्मल कर्व आता है, एकदम बढ़ती है स्टीप फॉरवर्ड आता है, घटती है तो इन्वर्टेड आ जाता है। खत्म। अब लास्ट, मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। As a result of market, the two end of the curve may have different shape as they are influenced in। अरे टू एंड का मतलब ये है, ये पहला पास 0 ईयर और ये 25 साल, ये एंड हो गए। ये टू एंड यानी ये 1 साल और ये 32 साल, ये दो एंड हो गए। तो एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का सबसे लोअर पीरियड, लॉन्ग टर्म का सबसे लंबा पीरियड। Yes, friends. The two end of the curve may have different shape as they are influenced independently by different factor। इन्वेस्टर को हम अज्यूम करते हैं, इन्वेस्टर भी तो रिस्क एवर्स चाहेगा, वो भी तो चाहेगा मैं कम से कम रिस्क लूं, और इन्वेस्ट करेगा उस सेगमेंट में जिससे कि उसकी लायबिलिटी की कमिटमेंट मैच हो जाए। एग्जांपल, बैंक टेंड टू बी एक्टिव इन शॉर्ट टर्म एंड ऑफ द मार्केट। पेंशन फंड लॉन्ग टर्म में जाएंगे, बिल्कुल, पेंशन फंड को पैसा कोई आज तो देना नहीं है तो लॉन्ग टर्म में जाएंगे, बैंक शॉर्ट टर्म में जाएंगे, तो इन्वेस्टर सब अपने अलग अलग तरह से अपने आप को मैच करेंगे। तो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस जो वेरियस सेगमेंट की हैं वो बेसिकली यील्ड करके शेप को काफी इंपैक्ट करती है। So market segmentation theory explain the wiggle seen in the middle of the curve where the short end of the curve meet the long end. It is a natural disturbance where two different curve are joining and the influence of both the short term factor and the long term factor are weakest। खत्म। So last, significance of yield curve। Financial manager should inspect the current shape of the yield curve। मतलब जो भी yield curve का शेप है उसको वो देखेगा जब भी वो कोई पैसा बोरो करने जा रहा है या जब कोई पैसा डिपॉजिट करने जा रहा है, यानी यील्ड कर्व का शेप देख ले और अपना पैसा डिपॉजिट करवा या अपना पैसा बोरो कर। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ेगी, तो मैनेजर क्या करेगा, विश टू अवॉइड बोरिंग लॉन्ग टर्म ऑन वेरिएबल रेट्स। वो वेरिएबल रेट्स पे बोरो नहीं करेगा क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज में इंक्रीज कंसिडरेबली ओवर द टर्म ऑफ द लोन,
तो वो बोरो करेगा फिक्स रेट पर, ये अपन ने पढ़ लिया था। चूज शॉर्ट टर्म वेरिएबल रेट बोरोइंग और लॉन्ग टर्म फिक्स रेट इंटरेस्ट। खत्म। आई होप क्लियर पॉइंट। दैट्स ऑल। सो बच्चों आज बस इतना ही। कल ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे और हेजिंग पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट की। आज हमने सिर्फ इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझा है। So tomorrow we'll study about the hedging instruments available for interest rates. Okay. So that's all for the day. Thank you, everyone. Thank you, sir.